गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए वर्मा जीएस क्लासेस लेकर आया है एनटीपीसी रेलवे का दूसरा प्रैक्टिस सेट का फुल सॉल्यूशन। चलिए आगे हम देखते हैं सेट की ओर। दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ए, बी, सी और डी। इसमें 3 सत्य है और 1 असत्य है। चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं। कहता है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला, जो कि सत्य है। फिर ऑप्शन बी में देखते हैं। विंबलडन 2024 का पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज बना, जो स्पेन के निवासी हैं। यह भी सत्य है। ऑप्शन सी में देखते हैं। कहा है गया है इसमें कि भारत के नए संसद भवन का निर्माण 971 रुपये खर्च करके हुआ। यह भी सत्य है। और ऑप्शन डी में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने पहले स्वदेशी हाइड्रोजन हब बंदरगाह की आधारशिला विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में रखी, जो कि गलत है। ऑप्शन डी होगा इसमें। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी कब 28 फरवरी 2024 को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु के थुईकुड़ी में देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन हब बंदरगाह की आधारशिला रखी एवं भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन नाव भी लॉन्च की। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। इसमें भी ऑप्शन 4 दिया गया है। ऑप्शन 4 दिया गया है ए, बी, सी, डी, जिसमें 3 सत्य है, 1 असत्य है। इसकी हमें पहचान करना है। ऑप्शन ए में कहता है तेल एवं मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए अमेरिका के स्पेस एक्स का ने मीथेन सैट नाम उपग्रह लॉन्च किया, जो कि सत्य है। उसके बाद ऑप्शन बी में कहता है अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश वेनेजुएला बना। यह भी सत्य है। न्योमा लद्दाख में पड़ता है में विश्व के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण आरंभ किया गया है। यह भी सत्य है। और ऑप्शन डी, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बाइडेन के स्थान पर हिलेरी क्लिंटन को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया, जो गलत है। इसमें ऑप्शन होगा डी। इसमें कहा गया है कि अमेरिका के जो डेमोक्रेटिक पार्टी थे वो बाइडेन के स्थान पर कमला हैरिस, किसको, कमला हैरिस को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था। और यह जो थे भारतीय मूल के निवासी थे, भारतीय मूल के थे। उनका संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका सिर्फ आंसर बताएंगे ऑप्शन के साथ। इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न में किस संस्था के अनुसार, निम्न में किस संस्था के अनुसार भारत में 27 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संस्था के अनुसार हुए हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र संस्था जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अनुसार
भारत में 27 करोड़, कितना? 27 करोड़, 27 करोड़ सीआर लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसके अनुसार, किसके अनुसार? संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंसेटिव। चलिए अगला 4 से 5 में रीजनिंग दिया है, इसका सिर्फ हम आंसर बताते जाएंगे। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कथन दिया हुआ है, कुछ स्कूटर ट्रक हैं, सभी ट्रक रेलगाड़ी हैं। इसमें ऑप्शन ए होगा निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक स्नातक पुरुष हैं, यह चोर एक स्नातक है। निष्कर्ष दिया है, यह चोर एक पुरुष है, कुछ पुरुष चोर हैं। इसका आंसर डी होगा, दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि 4x स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो x का मान निकालने के लिए कह रहा है। इसमें आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, उसके बाद आंसर दीजिएगा। इसमें आंसर लगेगा कि कुत्ता है, लेकिन नहीं, गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था, क्या था? भेड़ था। इसमें कहता है कि मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह था कुत्ता। 1500 ईसा पूर्व में पूर्वी एशिया में मानव द्वारा घरों में कुत्ता पालने के साक्ष्य मिले थे। लेकिन भेड़ जो है दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया। ऐसी मान्यता है कि प्रायः 1100, कितना? 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, कितना? से 900 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई। उपयुक्त काल नवपाषाण काल का है, अतः इस प्रश्न का उत्तर भेड़ होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इसमें कह रहा है, यदि किसी पिंड की गति दूनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। इसमें होगा सी। आंसर क्या होगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है वह देखेंगे। कहता है, संगम साहित्य से निम्न किस राज्य की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? संगम साहित्य से निम्न में किस राज्य की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं किसकी मिलती है। चोल की, चेर की, सी में पांड्य की और डी में ऑप्शन है इनमें सभी की। तो संगम काल में सभी की मिलती है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। संगम साहित्य के अनुसार स्थिर समुदाय
एवं सशक्त अर्थव्यवस्था के कारण चोल, चेर एवं पांड्य राज्यों का उदय हुआ था। संगम साहित्य की भाषा तमिल है। तमिल रामायण की रचना कंबन ने की। तमिल कवि तोल्कापियार ने तोल्कापियम तमिल व्याकरण की रचना की। संगम दर्शन का संग्रह तिरुकुरल में प्राप्त होता है। और संगम साहित्य जो है नौ संग्रह ग्रंथ में संकलित है, ग्रंथों में संकलित है। और तीनों संगमों में 197 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। इसमें कहता है कि ऋग्वेद आर्य निम्न में किससे परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे निम्न में किससे परिचित नहीं थे। ऑप्शन 4 इसमें दिया है। पहला ऑप्शन तांबा से नहीं थे। तांबा, कांसा, स्वर्ण। तांबा, कांसा, स्वर्ण। बी में है पीतल, एल्युमिनियम। सी में लोहा, समुद्र। डी में कोयला, पेट्रोल। ऋग्वैदिक आर्य जो थे निम्न में किससे परिचित नहीं थे, तो लोहा और समुद्र से नहीं थे। किससे थे नहीं, लोहा और समुद्र से नहीं थे, इसलिए ऑप्शन इसका सी होगा। कहता है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे टीन, सीसा, चांदी, तांबा, कांसा तथा स्वर्ण धातुओं से परिचित थे। ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे एवं समुद्र का ज्ञान नहीं था। लोहे का व्यापक प्रयोग उत्तर वैदिक काल में 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हुआ। उत्तर वैदिक आर्य समुद्र से परिचित नहीं थे। उसके बाद कहता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए श्याम अयस जैसे शब्द प्रयुक्त होते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में शतमान एवं कृष्णात नामक स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। इसमें क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। डायरेक्ट आईएससी पे सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान जो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसमें कहा गया है कि सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। और अस्थाई सेना रखने की प्रथा मध्यकाल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने ही चलाई थी। अलाउद्दीन ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी आरंभ की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। इसमें कहता है अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी गई थी। तो गुरु रामदास द्वारा, गुरु रामदास को दिया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। इसमें कहा गया है कि अकबर सिखों के चौथे गुरु रामदास से प्रभावित था। अकबर ने उन्हें 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब, अमृतसर एवं संतोष थे। इन्हीं के किनारे पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है किसे लोकहितवादी कहा गया है।
किसे लोकहितवादी कहा गया है? तो लोकहितवादी जो है गोपाल हरि देशमुख को कहा गया है। किसे कहा गया है? गोपाल हरि देशमुख को कहा गया है। गोपाल हरि देशमुख जो थे, दक्कन क्षेत्र में ब्रह्म समाज की नीतियों के प्रसार के लिए गोपाल हरि देशमुख द्वारा 1849 कितना 1849 1849 ईस्वी में परमहंस सभा की स्थापना महाराष्ट्र में की गई। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है जिनमें 3 सत्य हैं, एक गलत है। चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी, जो कि सत्य है। बी में कहता है भारत से फ्रांसीसियों का अंत बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में जो वांडीवास की युद्ध हुई के द्वारा हो गया अंत। सी ऑप्शन में कहता है विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में कलकत्ता में आरंभ कराया, जो कि सत्य है। और ऑप्शन डी में कहता है बंगाल विभाजन का विरोध 1906 ईस्वी में के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में हुआ, जो कि गलत है। बंगाल विभाजन का विरोध जो हुआ 1905 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में हुआ। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था और इसी सम्मेलन में लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह करने का प्रस्ताव रखा। अगला क्वेश्चन है डी नंबर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। इसमें मैथ का क्वेश्चन है, सिर्फ हम आंसर बताते जाएंगे। इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यह भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यह भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 यह भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा। चलिए अगला हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। सिर्फ हम जीएस का सॉल्यूशन करेंगे, मैथ का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 20 यह भी मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पेन, बंदूक, डस्टर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन सत्य हैं और एक असत्य।
इसकी पहचान करना है। ऑप्शन ए में कहता है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, जो कि सत्य है। ऑप्शन बी में कहता है भारतीय संविधान में निहित संशोधन प्रक्रिया के कारण उसे जीवित आलेख कहा गया है, जो कि सत्य है। ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, यह भी सत्य है। और ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है, यह गलत है। इसलिए इसका आंसर होगा डी। इसमें मुख्य न्यायाधीश जोड़कर जो है 34 होता है। ठीक है। 5 अगस्त 1900 सॉरी 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में पारित उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या जो है संशोधन बिल 2019 सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 34 न्यायाधीशों, पहले था 33, अब हो गया है 34। मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 न्यायाधीश। इस विधेयक के कानून बन जाने पर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26, इसमें कहा गया कि भारत में विधान परिषद वाले राज्यों की वर्तमान संख्या क्या है। तो भारत में विधान परिषद वाले राज्यों की वर्तमान संख्या जो है 6 है। कितना है? 6। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहले था 7, अब 6 हो गई। जम्मू कश्मीर जो है इसमें घट गया है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दिया गया है। एक कथन सत्य है, 3 सत्य है, एक गलत है। 27 नंबर में कहता है ऑप्शन ए में वर्ष 2024 में TCS भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड बन गया। TCS, जो कि सत्य है। वर्ष 2024 में केरल भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया, यह भी सत्य है। ऑप्शन सी वर्ष 2024 में LIC देश की सबसे मूल्यवान PSU बन गया। और ऑप्शन डी भारत का अग्रणी नियो बैंक इनोवेट ब्रांच P है, जो कि गलत है। या इसमें हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर। इसमें कहा गया है कि भारत का अग्रणी नियोवेटर ब्रांच X है। ब्रांच X ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के माध्यम से देश का पहला व्यक्तिगत ऋण समाधान लॉन्च किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, इसमें कहा गया है कि टीम इंडिया की जर्सी जो पहनता है टी शर्ट, टीम इंडिया की जर्सी पर ओप्पो मोबाइल के बाद अब किस कंपनी ने नाम प्रदर्शित करने के अधिकार खरीदे हैं। तो एक खरीदे हैं बायजूस। कौन खरीदे हैं? बायजूस। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का है। 29 नंबर क्वेश्चन, मोची जूता कुम्हार क्या कर सकता है। तो सी मिट्टी के बर्तन। 30 नंबर क्वेश्चन,
17, 64, 40, उसके बाद क्या होगा? तो डी होगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है बी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, सिर्फ हम आंसर बताते जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है महासागरीय लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो महासागरीय लवणता में सर्वाधिक योगदान जो है सोडियम क्लोराइड का है। किसका है? सोडियम क्लोराइड का है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितना होती है? 12 घंटे की होती है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि जो होती है 12 घंटे की होती है। विषुवत रेखा पर पूरे वर्ष रात और दिन बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्ष भर लंबत चमकता है। कितना? वर्ष भर या लंबत चमकता है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है अश्व अक्षांश का संबंध है। अश्व अक्षांश का संबंध है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। किससे संबंध है इसके बारे में हमें जानना है। पहला 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से, जो कि गलत है। सी ध्रुवीय वृत्तों से, यह भी गलत है। ऑप्शन सी 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से, यह सत्य है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें कहता है कि विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड में है। गोथार्ड गौथार्ड स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में स्थित है यह सुरंग। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसमें जो है विश्व की सबसे लंबी गौथार्ड रेल सुरंग 1 जून 2016 को स्विट्जरलैंड में आरंभ हुआ। गौथार्ड रेल सुरंग की लंबाई जो है 57 किलोमीटर है। कितना है? 57 किलोमीटर है। उसके बाद गोथार्ड रेल सुरंग दक्षिणी यूरोप को उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। गोथार्ड रेल सुरंग जो है दक्षिणी यूरोप को उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, इसमें कहा गया है कि विश्व में कॉफ़ी की सबसे बड़ी मंडी निम्न में कौन है? तो विश्व में कॉफ़ी की सबसे बड़ी मंडी जो है साओ पाउलो में है। साओ पाउलो में है। संसार में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ब्राज़ील को कहा गया है। ठीक है। संसार में कॉफ़ी की सर्वोत्तम कोटि जो है अरेबिका में मिलता है। और विश्व की सबसे बड़ी मंडी जो है ब्राज़ील में है। और साओ पाउलो जो है ब्राज़ील में स्थित है। विश्व कॉफ़ी की राजधानी जो है साओ पाउलो को ही कहा गया है। और विश्व का कॉफ़ी
पतन सैंटास बंदरगाह यह भी ब्राजील में स्थित है। ठीक है। विश्व का सबसे कॉफी पतन जो है किसको कहा गया है? सैंटास बंदरगाह को। यह भी ब्राजील में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? सौराष्ट्र में 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र की बात कहा गया है। 2 घंटा का अंतर होता है यहाँ। 8 डिग्री 8 बजे होगा प्रातः। लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। इसमें जो है कहा गया है कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री कितना 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य और सौराष्ट्र गुजरात में स्थित सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। तो इसमें एक कैलकुलेशन है जो हम आपको बताते हैं क्या है। इसमें जो है निकालने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है। इसीलिए दोनों स्थानों के मध्य का अंतर जो होता है 29 × 4 बराबर कितना होगा 116 मिनट। 116 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 1 आवर 56 मिनट 1 आवर 56 मिनट का होता है। पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे होता है। अतः जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे प्रातः होंगे तो सौराष्ट्र में 1 घंटा 56 मिनट अर्थात लगभग 2 घंटे बाद 8 बजे प्रातः सूर्योदय होगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है जमशेदपुर कहलाता है। भारत का पिट्सबर्ग कौन कहलाता है? जमशेदपुर कहलाता है। भारत के झारखंड राज्य स्थित जमशेदपुर इस्पात नगरी के रूप में विख्यात है और स्टील उद्योग के कारण जमशेदपुर का नाम टाटा आयरन एंड स्टील सिटी भी है। ठीक है। इस कारण से जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। अगला 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि एवं खनन है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, खनन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, खनिज उत्खनन आदि को रखा गया है। जबकि द्वितीयक क्षेत्र में इसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे उद्योगों एवं फर्में आती है तृतीयक क्षेत्र में यातायात, वायु यातायात, जल यातायात, वायु यातायात, रेलवे यातायात, बैंकिंग, बीमा, सुरक्षा,
लोक प्रशासन, होटल, जल आपूर्ति आदि सेवाएं आती है तृतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है देश में स्टॉक एक्सचेंजों का नियामक कौन है? देश में स्टॉक एक्सचेंजों का नियामक कौन है? तो इसमें सेबी होगा आंसर इसका। कौन होगा? सेबी। क्वेश्चन नंबर 45 में रीजनिंग है, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर डी होगा। कौन होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, सिर्फ हम जीएस का सॉल्यूशन कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग का नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है माई जर्नी एंड स्टोरीज फॉर्म रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? माई जर्नी एंड स्टोरीज फॉर्म रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मलाला यूसुफजई ने लिखी है। यूसुफजई ने लिखी है। मलाला यूसुफजई ने लिखी है। इसमें कहा गया है कि माई जर्नी एंड स्टोरीज फॉर्म रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड पाकिस्तानी महिला यह है मलाला यूसुफजई मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की प्रथम महिला है। यह नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। कौन? मलाला यूसुफजई। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में किस कथन को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? निम्न में किस तिथि को, कथन नहीं, तिथि को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व साइकिल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। साइकिल परिवहन का ऐसा साधन है जो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए उपयुक्त है, इसीलिए मनाया जाता है साइकिल दिवस। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? सभी कोई जानते हैं, अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। डी होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है स्थित? तो जेनेवा में है। सुमेलित इसमें कीजिए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करने के लिए कहा गया है। इसमें तमिलनाडु, भोगाली बिहू, पश्चिम बंगाल, ओणम ये सभी दिया गया है। उसके बाद एक साइड दिया गया है केरल, असम, सी में दिया गया है सरहुल, डी तरफ दिया गया है डोल पूर्णिमा पोंगल। इसमें सुमेलित किया करने के लिए कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, कहता है किस पहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? किस पहर, किस समय?
तो सुबह के समय माना जाता है राग भैरवी। कब माना जाता है? सुबह के समय में, प्रातः काल में यह गाया जाता है राग भैरवी। 57 नंबर क्वेश्चन, ओडिसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिसी नृत्य का संबंध जो है उड़ीसा से है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, वाटर पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो एक जलीय टीम स्पर्धा है जो तैराकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी और कुश्ती का संयोजन है। ठीक है, यह एक आयताकार पूल, यह जो है एक आयताकार पूल में दो टीमों के बीच खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है 59 में जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो जीव मिल्खा सिंह जो है गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। 61 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, रीजनिंग का है, कहता है एक औरत का परिचय कराते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे पिता के पिता की इकलौती पुत्री है। वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? 62 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, भतीजा से संबंधित है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है, मैथ का है। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 15 किलोमीटर। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ये सभी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार आप सब देख लीजिएगा, तैयारी करने वाले हमारे प्रतियोगी परीक्षा के प्रतिभागी लोग। सिर्फ हम आंसर बता रहे हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 66 नंबर क्वेश्चन, छियासठ नंबर क्वेश्चन कहता है, देख लीजिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यह कहता है, मैथ का क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जो है बी होगा। फिर आगे हम देखेंगे, साइंस का क्वेश्चन आ गया है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित असत्य कथन की पहचान करें। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, एक असत्य है, 3 सत्य है। इसका हम पहचान हमें करना है। ऑप्शन ए में कहता है बल प्रति यूनिट क्षेत्रफल दाब के बराबर होता है, सत्य है। बी में पेंडुलम की लंबाई दुगनी करने पर लोलक के झूलने की अवधि दुगनी हो जाती है, यह भी सत्य है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यह भी सत्य है। और डी में कहता है वायु के तापमान से ध्वनि की आवृत्ति प्रभावित होती है, जो कि गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचारित होती है। किसी पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। ठीक है, आगे है, अगला क्वेश्चन है
69 नंबर, इसमें कहता है किसी सिग्नल के तरंग रूप का ध्यान किसके द्वारा किया जा सकता है। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन ध्यान नहीं सॉरी किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। इसके बारे में कहता है किसके द्वारा किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम मापी के द्वारा नहीं, कैथोड किरण दोलनदर्शी के द्वारा या भी नहीं, पी माइनस एन जंक्शन डायोड के द्वारा या भी नहीं, स्वर मापी सोनोमीटर के द्वारा या भी नहीं। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें जानिए कौन सा होगा, आप बता सकते हैं। इसका आंसर बी होगा, कैथोड किरण दोलनदर्शी के द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, बी। इसमें जो है कैथोड किरण दोलनदर्शी, जिसको हम ऑसियोलोस्कोप भी कहते हैं, द्वारा खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से आने वाले सिग्नल दोलनदर्शी के एम्फवली कॉपर पर प्रत्यारोपित करके तरंग के रूप में स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है सिग्नल का, कैथोड किरण दोलनदर्शी के द्वारा। इसका आंसर बी होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं। इसका सिंपल सी आंसर है बी, बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे जो है जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है दी गई संरचना निम्न में किस समूह को व्यक्त करती है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को करती है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को करती है, व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लैंक के अचर में किसकी विमाएं होती है। प्लैंक के अचर में किसकी विमाएं होती है, तो कोणीय गति की होती है। किसकी होती है, कोणीय गति की होती है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। इसमें कहता है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें एक सत्य है। कहा गया है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है, इसलिए ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ऑप्शन बी यह सत्य है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर। इसमें कहता है जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन उत्क्षेप, भार, द्रव्यमान। तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका सत्य होगा। ए और बी दोनों, उत्क्षेप और भार दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा। तो कैसा होगा, पथ कैसा होगा। इसका आंसर सी होगा, प्रवलय होगा। कैसा होगा, प्रवलय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। इसमें चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। इसका आंसर
बी होगा क्षेत्र का। मैथ है, साइंस का, न्यूमेरिकल कहते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, इसमें स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है किसकी मिश्र धातु है? या जो है क्रोमियम और आयरन की है। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना क्या है? तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। भौतिक परिवर्तन, विद्युत रसायन परिवर्तन, वैद्युत परिवर्तन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लोहे में जंग लगना क्या है? तो इसमें चार ऑप्शन जो दिया गया है, इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन है। वे परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन, जिनमें परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बन जाता है तथा जिसके गुण धर्म मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ को मूल पदार्थ में पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती, कोयला एवं कागज का जलना, भोजन का पाचन आदि। अगला क्वेश्चन कहता है 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है, फुलेरीन एक नया खोजा। फुलेरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टली कार्बन अप अपर रूप, क्या है? अपर रूप है। इसके हैं, किसके हैं? तो 60 सेल्सियस परमाणु हैं। फुलेरीन जो है कार्बन 60 कार्बन परमाणु, फुलेरीन C60 कार्बन का एक अपरूप है, अपर रूप है। इसे बंक मिस्टर, क्या कहते हैं? बंक मिस्टर फुलेरीन भी कहते हैं। फुलेरीन को वर्ष 1995 में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.E. स्मेली तथा उनके सहकर्मियों द्वारा बनाया गया। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1996 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, फुलेरीन 60 कार्बन परमाणु। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, टेट्रा एथिल लेड, जिसको हम शॉर्ट में TEL भी कहते हैं, निम्नलिखित में से क्या है? टेट्रा एथिल लेड जो है टेट्रा एथिल लेड जो है अब स्फोट रोधी भी है। स्फोट रोधी टेट्रा एथिल लेड जो है अब अपस्फोट रोधी यौगिक है। इसको हम एंटी नॉक कंपाउंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 80 का आंसर जो है कौन सा होगा? डी होगा, स्फोट रोधी यौग। इसमें कहा गया है कि टेट्रा एथिल लेड सबसे अच्छा स्फोट रोधी यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है टेट्रा रोधी का CH3 CH3 CH2 4PB, ये होता है स्फोट रोधी यौगिक। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? गाजर का रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो
इसका आंसर होगा डी, कैरोटीन के मौजूदगी के कारण इसका रंग ऐसा होता है। ठीक है, कैरोटीन। 82 नंबर क्वेश्चन, नारियल का पानी है क्या है? नारियल का पानी जो है विकृत तरल एंडोस्पर्म है। क्या है? डी, इसका आंसर डी होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लड रक्त कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है कैंसर को, ब्लड कैंसर को। अगला 84 नंबर क्वेश्चन, आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? तो यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन मैथ है 85 नंबर। इसका आंसर बी होगा। 86 नंबर यह भी मैथ है, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर यह भी मैथ है, इसका आंसर ए होगा। 88 नंबर इसका आंसर डी होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 200 रुपया अधिक मिलता है। 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 200 रुपया अधिक मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसका आंसर इसका आंसर बी होगा। 90, क्वेश्चन नंबर 90 इसका आंसर सी होगा। मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 92 इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 इसका आंसर 96 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 इसका आंसर सी होगा। विकल्प इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 का विकल्प जो है सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 में कहता है विश्व का पहला तैरता न्यूक्लियर रिएक्टर किसने निर्मित किया? विश्व का पहला तैरता न्यूक्लियर रिएक्टर किसने निर्मित किया? रूस ने किया था। किसने किया था? रूस ने। इसका ऑप्शन बी होगा। कहा गया है कि विश्व का पहला तैरता न्यूक्लियर रिएक्टर रूस ने तैयार किया। रूस द्वारा निर्मित इस तैरते न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम एकेडमिक लोमोनोसोवा रखा गया।
लोमोनोसोवा रखा गया। रूस में सर्वप्रथम इस तैरते न्यूक्लियर रिएक्टर को अंटार्कटिक क्षेत्र की यात्रा कराई थी। आर्कटिक क्षेत्र की यात्रा करवाई थी। सॉरी, अंटार्कटिक नहीं, आर्कटिक क्षेत्र की यात्रा करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण संस्था ग्रीन पीस पर्यावरण संस्था ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार हानिकारक गैस सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कौन है? तो भारत है। सबसे बड़ा उत्पादक जो है भारत है। इसके बारे में कहा गया है कि पर्यावरण संस्था ग्रीन पीस के अनुसार पर्यावरण के लिए हानिकारक सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक भारत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन का दूसरा नंबर सेट का सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। 1 से लेकर 100 क्वेश्चन था। अब आगे हम देखेंगे तीसरा सेट, प्रैक्टिस सेट। आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।